of reaction, integrated rate equation for zero order, integrated rate equation for first order, then pseudo first order, then half-life time for zero order, half-life time for first order, then after Arrhenius equation, effect of temperature. Now theories are not in this year syllabus, थियरीज इस साल के सिलेबस में नहीं है, बट थियरी में एक दो टॉपिक है दैट आई वांट टू डिस्कस जस्ट, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर देन आफ्टर। थियरी में एक टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमको डिस्कस करना है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करके बस आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये सब आपके में है नहीं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट, ये दो तीन चीजें हमको केवल डिस्कस करना है, और एक टॉपिक और अलग से डिस्कस करना है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, 3 तरह की एनर्जी होती है। वन इज कॉल्ड ई आर, ई आर मीन्स रिएक्टेंट एनर्जी, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। ई आर, ई आर का मतलब होता है रिएक्टेंट एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देन ई टी, ई टी मतलब होता है थ्रेश होल्ड एनर्जी। एंड ई ए मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, और रिएक्टेंट एनर्जी क्या होता है। हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? स्क्रीन और वॉइस बोथ आर क्लियर और नॉट? एनीवन प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी। Both clear, sir. Clear, sir. Okay, thank you. So 3 types of energies are there in a chemical reaction: reactant energy, threshold energy, and activation. Suppose there is a reactant which want to convert into product. So some of the reactions are exothermic, some of the reactions are endothermic. And ये मेनली एक्टिवेशन एनर्जी जो बात हो रही है वो इंडोथर्मिक की बात हो रही है, एक्सोथर्मिक की बात नहीं हो रही है। इंडोथर्मिक में व्हाई वी रिक्वायर टू गिव द टेम्परेचर, हमको टेम्परेचर देने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि रिएक्टेंट विल ब्रेक एंड फॉर्म द न्यू ओरिएंटेशन, ये रिएक्टेंट ब्रेक होगा और फिर से कंबाइन होगा। सो द एनर्जी विच ऑलरेडी possessed by the reactant, जो एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से होती है, रिएक्टेंट के पास खुद के पास भी कुछ एनर्जी होती है, हर सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। सो दैट एनर्जी विच possessed by the reactant particle, that is called reactant energy, and that energy which required to form the product, that is called threshold energy. The energy which required to convert reactant, that is called threshold energy, और जो energy of product is called threshold energy आप कह सकते हैं। Like रिएक्टेंट के पास 200 kJ एनर्जी है और प्रोडक्ट बनने के लिए इसको चाहिए 500 kJ, लेकिन रिएक्टेंट के पास है 200 kJ, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर मींस वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी। जब ये रिएक्टेंट कितना एनर्जी इसको और चाहिए, 300 एनर्जी पालेगा, तो इसकी एनर्जी टोटल हो जाएगी 500, एंड देन आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू
प्रोडक्ट, तब ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, सो द एनर्जी विच इज possessed by reactant, that is reactant energy. The total energy which required to convert reactant into product, that is called threshold energy. Now the energy which required to reactant to reach its threshold energy, वो एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी पाने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, that extra energy which require by any reactant to reach is threshold energy, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, that extra energy is called activation energy required to activate the reactant particles. So रिएक्टेंट एनर्जी रिएक्टेंट के खुद के पास होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो टोटल एनर्जी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, और रिएक्टेंट को उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. The energy required by any reactant to reach is threshold energy. So what is the relation between ET, EA and ER? ET is equal to ER plus EA. रिएक्टेंट एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को मिला के कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विच रिक्वायर टू रीच द थ्रेशोल्ड एनर्जी टू द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, नाउ अगला टर्म आया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. व्हेन एनी रिएक्टेंट गेट इट्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेडी टू फॉर्म द प्रोडक्ट, जब कोई रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पा जाता है और प्रोडक्ट बनाने की तैयारी करता है, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, that time, at that time, in that state, the reactant becomes activated, and that reactant is called activated complex. In that state means when any reactant get the activation energy, जब कोई reactant activation energy पा जाता है, then complex, तब activated complex, क्योंकि अब वो कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें, नाउ एक आपको बताए थे कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझने के लिए एक चीज आपको थोड़ा सा थियरी का थोड़ा सा पार्ट बताना पड़ेगा. साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट, मतलब साइंटिस्ट हैव डन सो मेनी रिसर्चेस कि हाउ अ रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है. Then scientists have identified कि when two reactant or when reactant are react with each other, then their particles are colloid with each other. उनके पार्टिकल आपस में कोलिड होते हैं, आपस में टकराते हैं, and by this collision the reactant are change then their orientation. reactant में bond breaking होती है, bond making होती है, energy exchange होता है, and then it convert into product. जैसे आपको किसी दो चीज को मिक्स भी करना है, जैसे मान लीजिए डिसॉल्व करना है, हम रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि चीनी को पानी में डिसॉल्व करना है, तो उसमें आप ऐड करके उसको सेक करते हैं तेजी से, तो पार्टिकल आपस में तेजी से टकराते हैं. ठंडे पानी में चीनी डालेंगे तो डिले होगा डिसॉल्व होने में, गर्म पानी में चीनी डालेंगे तो जल्दी डिसॉल्व होगा. क्यों? क्योंकि गर्म पानी में जो हीट एनर्जी है वो चीनी के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल लेकर के एनर्जेटिक हो जाते हैं, और फिर वो तेजी से मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, तो कोलिजन बढ़ जाता है. तो साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया, फाइनल कंक्लूजन मिला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, लैब में भी आप देखते हैं कभी कभी कहा जाता है कि ऐड करके सॉल्यूशन मिक्सर को क्या कर दो, सेक कर दो, ताकि आपस में मिक्स हो जाए और रिएक्शन आपका हो जाए. क्या कहा जाता है
कि साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड कि किसी भी केमिकल रिएक्टेंट में रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर कोलाइड देन फॉर्म द प्रोडक्ट। हमेशा रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में कोलिड होते हैं और कोलिड होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। बट साइंटिस्ट ने ये देखा कि कोलिजन आर नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट। जो कोलिजन हो रहा था पार्टिकल के बीच में, वो कोलिजन से सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा। जैसे आपने पानी में चीनी डाला, तो जैसे ही आपने पानी में चीनी ऐड किया तो उसी समय चीनी और पानी सारे पार्टिकल एक दूसरे कांटेक्ट में आ गए, लेकिन कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हुए, कुछ पार्टिकल अभी रुके हैं। फिर कुछ समय बाद फिर कुछ पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हो गए, फिर कुछ बचे हुए हैं। अगर आपने पानी में चीनी डाला तो चीनी के सारे पार्टिकल पानी के कांटेक्ट में आ गए, सारे के बीच कोलिजन हो रहा है, तो तुरंत सारे के सारे डिसॉल्व हो जाने चाहिए। लेकिन कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हुए, कुछ अभी रुके हुए हैं। फिर कुछ समय के बाद आपने देखा कुछ और पार्टिकल डिसॉल्व हो गए, फिर कुछ पड़े हुए हैं। कुछ समय के बाद आपने देखा फिर कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो गए, फिर कुछ पड़े हुए हैं। या आप उसको सेक करते हैं, सेक करके आप देखें तो 50% चीनी डिसॉल्व हो गया, 50% अभी है, फिर 20% डिसॉल्व हो गया, 30% बचा है। फिर चेक किए तो कोलिजन तो हर समय हो रहा है। तो सारे पार्टिकल एक ही समय पे क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आपने चीनी को पानी में डाला, सारे चीनी के पार्टिकल पानी के कांटेक्ट में आ गए और सारे पानी के पार्टिकल चीनी के कांटेक्ट में आ गए, तो कोलिजन शुरू हो गया। देन साइंटिस्ट हैव फाइंड कि all the collision which happens in reactant particle, that collision is not form the product। सारे कोलिजन जो रिएक्टेंट पार्टिकल के बीच होते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। देन आफ्टर दे हैव टोल्ड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। उन्होंने कहा कि दो तरह का कोलिजन होता है, इफेक्टिव कोलिजन एंड नॉन इफेक्टिव कोलिजन। In any chemical reaction, reactant particles are undergo two types of collision, effective collision and non-effective collision। That collision by which reactants are get their activation energy and convert into product। वो कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में इतनी तेजी से टकराते हैं कि उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। एंड वो कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट पार्टिकल टकराते तो हैं आपस में, बट उनको उनकी जो एक दूसरे में कोलिजन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है कि उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिले और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे आपको पता है ना जूडो कराटे कि दो एक ईंट रखे और उसको मारना है, तो मारते तो कई तरीके से है कि आप धीरे से भी मारेंगे तो कहा जाएगा अपनी ईंट पे अपना हाथ मारा, लेकिन वो ईंट ईंट नहीं टूटा। तो आपको इतनी एनर्जी से उस पर फोर्स लगाना है कि वो ईंट क्या हो जाए, टूट जाए। सो सेम उसी तरह से इतनी एनर्जी से टकराना है रिएक्टेंट पार्टिकल से कि उसके बॉन्ड टूटे और नया बॉन्ड बनने के चांसेस हो, तब तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर ऐसे वो कर रहा है तो मतलब उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है और वो इतनी फोर्स के साथ एनर्जी के साथ कोलिड हो रहा है कि प्रोडक्ट बना रहा है। तो जिस कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है दैट इज इफेक्टिव कोलिजन, और जिस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है दैट इज नॉन इफेक्टिव कोलिजन। इसीलिए रिएक्शन आपका प्रोसीड करता है ग्रेजुअली, कि धीरे धीरे पार्टिकल को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती जा रही है और वो प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। इसी को ऑपरेट कहते हो कि 4 मोल पर मिनट, 5 मोल पर मिनट, मतलब 4 मोल पर लीटर पर मिनट, मतलब कि 4 मोल मिनट में कोलाइड होकर प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब 1 मिनट में 4 मोल पार्टिकल को एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। बाकी सब भी कोलाइड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्टेंट 5 मोल ऐड किया तो वो 5 मोल कोलिड नहीं हो रहे हैं। 5 मोल कोलिड हो रहे हैं, लेकिन 1 मिनट में 4 मोल को ही या 3 मोल को ही एक्टिवेशन एनर्जी मिल पा रही है, बाकी 1 मोल को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि कोलिजन रिएक्टेंट के बीच कोलिजन होता है और कोलिजन से ही बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग होती है और प्रोडक्ट बनता है। बट all the collision are not form the product because collision of two type, effective and non-effective। That collision by which reactants are converted into product, that is called effective collision, and that collision by which reactants are not converted into product remain reactant, that is called
नॉन इफेक्टिव। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए ये बताना जरूरी था कि कोलिजन होता है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टोटल कोलिजन हैपेंस between reactant particles in 1 liter in 1 unit of time in any chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में 1 लीटर में 1 यूनिट टाइम, वो यूनिट टाइम आप मिनट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं, जो भी आपका हो। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिकल जो है वो 1 लीटर वॉल्यूम में 1 यूनिट टाइम में कितनी बार कोलिजन कर रहे हैं, दैट टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव दोनों को मिला के, केवल इफेक्टिव की बात नहीं हो रही है, टोटल कोलिजन की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हैपेंस इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स in 1 liter volume in 1 unit of time, that is called collision frequency। उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट हो गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गया। थियरी हमको नहीं पढ़ना है। सो अब हमको जो पढ़ना है वो एक टॉपिक पीछे का इस पीडीएफ में नहीं है, वो आपको पढ़ना है, वो आपको बता दे रहे हैं। दैट इज यूनिट ऑफ yes सर please सैचुरेटेड ask your सॉल्यूशन में question। भी कोलिजन होता है? सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी कोलिजन होता है? कोलिजन मैंने कहा आपको बतलाया, जहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो वहां पे अगर डिसोल्यूशन की बात कर रहे हो तो डिसोल्यूशन में कोलिजन हर जगह हो रहा है। लेकिन जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हो गए, अब डिसॉल्व होने के लिए स्पेस नहीं है, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब कोलिजन होता है, लेकिन सैचुरेटेड में जो कोलिजन होता है वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन होता है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। वेन एवर द टू सब्सटेंस कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, जब भी दो सब्सटेंस एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो कोलिजन होगा ही होगा। अब ये है कि कोलिजन अगर इफेक्टिव होगा तो वहां पे कुछ नया प्रोडक्ट दिखेगा आपको, इफेक्टिव नहीं होगा तो आपका जो है वही दिखेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ठंडे पानी में चीनी डाल देंगे तो आपको बहुत स्लो रेट से डिसॉल्व होगा, गर्म पानी में चीनी डालेंगे तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। आप इस समय बैठे हैं तो आप अपने आप को एक सब्सटेंस मानिए, और एयर जो आपके चारों तरफ है वो दूसरा सब्सटेंस है। तो आपके में और एयर में, एयर पार्टिकल में कोलिजन हो रहा है। जब एयर पार्टिकल का फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो आप इधर उधर लड़खड़ाने लगते हो, गिरने लगते हो। तो कोलिजन हर जगह होगा। whenever the two particle comes in the contact of each other, collision will be there, but it depend on that collision is effective और नॉन इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव हुआ तो आपको वहां पे कुछ चेंजेस दिखेंगे, कलर चेंज होगा, चाहे मे बी कुछ भी चेंजेस दिखेंगे। और अगर नॉन इफेक्टिव होगा तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कोलिजन नहीं हो रहा, बट कोलिजन हो रहा है हर जगह। अगर पार्टिकल कांटेक्ट में है तो कोलिजन हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस हेलो, सर। इज दैट क्लियर और एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? नो सर, क्लियर। आपने, ठीक है ना, यही पूछा था ना आपने कि उसमें कोलिजन हो रहा है। कोलिजन हर जगह है। आपने केवल पानी रखा है तो पानी के पार्टिकल भी आपस में टकरा रहे हैं। जैसे आप देखते हो कि पानी को हीट करते हो तो आप कहते हो नीचे के पार्टिकल एनर्जेटिक होकर ऊपर आते हैं। पानी आप जब हीट करते हो तो पानी में हीट हीट करते समय आपका पानी गर्म कैसे होता है? पानी के नीचे वाले पोर्शन के पार्टिकल से हीट कांटेक्ट में है, ऊपर वाले पोर्शन के पार्टिकल से हीट कांटेक्ट में नहीं है। नीचे वाले पार्टिकल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वो ऊपर आते हैं। और ऊपर वाले पार्टिकल क्योंकि कोल्डर हैं, हैवी होते हैं, वो नीचे जाते हैं, तो डिस्प्लेस होते हैं, एक दूसरे का प्लेस चेंज करते हैं। तो ऊपर वाले पार्टिकल आपको लगता है
गर्म हो रहे हैं। आप हाथ से टच करते हो तो दिखता है गर्म हो रहा है, लेकिन आग ऊपर आके गर्म थोड़ी करती है, पार्टिकल नीचे से ऊपर आ रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और जब पूरे पार्टिकल रोटेट कर जाते हैं, सबके पास एनर्जी हो जाती है, तब पार्टिकल आपको बॉयल होने लगते हैं। मतलब ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं तो बॉयल होने लगते हैं, तो उसी को आप कहते हो पानी बॉयल होने लगा। पार्टिकल, वही पार्टिकल पहले भी आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन स्पीड कम थी क्योंकि एनर्जी मेंटेन हो रही थी। जैसे सारे पार्टिकल की एनर्जी बराबर हो गई, अब एनर्जी एक्स्ट्रा हो रही है, तब पार्टिकल वही बॉयल होने लगते हैं। फिर भी आप बंद नहीं करते हो तो पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, तो वो उस लिक्विड सरफेस को छोड़ के जाने लगते हैं, जिसको आप कहते हो वेपराइजेशन होने लगा, वेपर में इवेपरेशन होने लगा, वेपर में कन्वर्ट होके जाने लगे। लेकिन उनके पास है क्या वहां जाने के लिए? वही आप उसको ऊपर से थोड़ा सा कोल्ड कर देते हो, एनर्जी उनकी एब्जॉर्ब कर लेते हो, तुरंत वो कोल्ड डाउन, कूल्ड हो करके वापस कंडेंस होके चले आते हैं नीचे। सो दैट मीन्स कोलिजन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस, बट इट डिपेंड ऑन कि कोलिजन इज इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव। जैसे आपका है कि दीवार है, दीवार खड़ी है, दीवार में हर समय हवा टकरा रही है। अब जिस समय हवा का फोर्स ज्यादा होगा, दीवार कमजोर हो जाएगी, तुरंत आप कहते हो दीवार गिर गई। किसी ने कुछ किया भी नहीं, हवा चला, दीवार गिर गई। आपके पेड़ों पे पत्ते हैं, वो हर समय एयर से कांटेक्ट में है, कुछ पत्ते कमजोर होते हैं, गिर जाते हैं नीचे। सो कोलिजन इज एवरीवेयर। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो पत्ते नहीं गिर रहे हैं उनसे हवा नहीं टकरा रही है, जो दीवार नहीं गिर रहे हैं उनसे हवा नहीं टकराई है, टकरा सब जगह रही है, लेकिन हर जगह कोलिजन हो रहा है। एयर आपके चारों तरफ है, उसमें भी आपस में सारे पार्टिकल कोलिड हो रहे हैं, जो आप देखते हो टिंडल इफेक्ट में लाइट आती है तो आपको दिखता है पार्टिकल मूव कर रहे हैं। बट दैट कोलिजन इज इफेक्टिव, तो आपको उसका इफेक्ट दिखता है, तब आप कहते हो हाँ हुआ, दैट इज प्रूव्ड। और जब नॉन इफेक्टिव होता है तो आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, तो आप कहते हो कहाँ कुछ हुआ। आप कह रहे हो कि आपके सामने कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लीन एरिया है, लेकिन रियल में आपके सामने क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है जो आपस में कोलिड हो रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द कोलिजन। बिना कोलिजन के कहीं रिएक्शन नहीं होता है। नाउ अब हमको पढ़ना था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, देखिए क्या पढ़ने जा रहे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इन टेक्स्ट में एग्जांपल में क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट की यूनिट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, रेट की यूनिट तो आपको पता चल गई है। रेट की यूनिट आपको बता दिया गया है, मोल पर लीटर पर टाइम। ये किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, सारे रिएक्शन के लिए रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर टाइम, क्योंकि रेट जब भी होगा किसी भी ऑर्डर का होगा, देन कंसंट्रेशन बाय टाइम होगा। रेट की बात नहीं हो रहा है, रेट की यूनिट सारे ऑर्डर के लिए सेम होती है, रिमेंबर दिस, कंफ्यूज मत होइएगा। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज मोल पर लीटर पर टाइम। हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 3। ठीक है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट क्या होगी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। के की यूनिट, क्योंकि के हमको रेट लॉ में मिला था। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर। पावर ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है पावर जीरो, फर्स्ट ऑर्डर है पावर वन, सेकेंड ऑर्डर है पावर टू, थर्ड ऑर्डर है पावर थ्री। हमको यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, यानी के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे आप फिजिक्स में करते हो डायमेंशन एनालिसिस, उसी तरह से यहाँ पे यूनिट निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट पावर इट्स ऑर्डर। ये हमको मिल गया। अब चलिए जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए सो के जीरो मान लेते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए सिंबल दे देते हैं के जीरो। ठीक है, अपने तरफ से सिंबल दिए हैं कि ये बता रहा है कि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। सो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर, और इसके पावर क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना। रेट का
यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। और कंसंट्रेशन ऑफ आर की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। इसके पावर क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो ओवरऑल 1 हो जाएगा, इसी का पावर 0 तो 1 हो जाएगा। सो 0 के रेट कांस्टेंट की क्या? मोल पर टाइम। यूनिट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाय द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दैट। केवल यूनिट देख करके, वैल्यू देख करके नहीं, केवल यूनिट देख करके रेट कांस्टेंट की हम बता देंगे कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्शन का कह रहा है कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड कह रहा है, 5 मोल, 5 मोल पर लीटर पर सेकंड कह रहा है। इट मींस वैल्यू से मतलब नहीं है, यूनिट। मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड मतलब यूनिट आई मोल पर लीटर पर टाइम। सो दैट रिएक्शन विल बी जीरो ऑर्डर। यूनिट देख करके रेट कांस्टेंट की, रेट की यूनिट देख करके नहीं बता सकते हैं। रेट की यूनिट सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सेम होती है, मोल पर लीटर पर टाइम, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है। कैसे, वो देखिएगा आपको। जीरो ऑर्डर के लिए आई मोल पर लीटर पर टाइम, यही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालें, सेम प्रोसेस सेम वे, K1 मान लेते हैं। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर, लेकिन इसके पावर हो जाएगा 1। सो रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर टाइम, पर टाइम। और कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर पावर 1। सो मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पर टाइम ओनली, पर टाइम। तो जैसे ही रेट कांस्टेंट की यूनिट पर टाइम में दी हो, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर वीक, पर ईयर, सो दैट रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। सेम इसी तरह से ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? K2 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर पावर 2। सो अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर टाइम डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर पावर 2। सो इसमें से 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। 1 मोल पर लीटर नीचे बचेगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा। सो नीचे 1 बाई मोल पर लीटर, मतलब कि लीटर ऊपर चला जाएगा और मोल पर मोल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल, और पर टाइम ऊपर पहले से है, लीट लीटर पर मोल पर टाइम। अगर यूनिट लीटर पर मोल पर टाइम में दी होगी तो वो ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर लास्ट हम देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए रटना नहीं है, देख लीजिए कैसे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ये आपका हो जाएगा K3 मान लेते हैं। अपने से सिंबल K3 लिए, केवल K ही होता है। यहाँ पे हो जाएगा रेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर, थर्ड ऑर्डर है तो पावर 3 हो जाएगा। सो रेट यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर है, सो मोल पर लीटर पावर 3। फिर 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 बचेगा। सो ये हो जाएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम।
सो अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम दिया होगा, सो दैट विल बी ऑफ थर्ड ऑर्डर। सो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? पर टाइम। और यही हमारे पूरे सिलेबस में है, पर टाइम। अभी आपको दिखाएंगे, जितना भी वैल्यू दिया होगा पर टाइम। सेकेंड ऑर्डर है तो लीटर पर मोल पर टाइम, लीटर पर मोल पर टाइम। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर टाइम है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर टाइम है, मोल पर लीटर पर टाइम। एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर टाइम है, लीटर और मोल में एक्सचेंज है। एंड थर्ड ऑर्डर के लिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट था। सो इस चैप्टर में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हम क्या सब कुछ पढ़ चुके